प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 किस संख्या से विभक्त होगा। कई बार ऐसे भी प्रश्न दोस्त पूछे जाते हैं, किस संख्या से विभक्त होगा, किस संख्या से विभक्त होगा। कई बार इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 किस संख्या से विभक्त होगा, किस संख्या से विभक्त होगा। अब ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्त, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से 4 का पावर 61 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच कितना जाएगा 1 प्लस 4, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 और प्लस 4 की घात 3। बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, हो सकता है, आराम से कर लोगे, यहाँ तक तो कर ही लोगे, ठीक है, यहाँ तक आराम से कर लोगे। अब बताओ 4 के पावर 61 को लिखो ऐसे, और यहाँ अंदर क्या आ गया 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 64, तो 16 4 20, 20 जोड़ोगे 84 और 1 85, तो इसकी जगह दोस्त आ गया 85 आ गया। अब 17 पचे 85, 5 17 में 85, ऐसे कर सकते हो, या तो इसको और छोटा कर लो, या तो इसको और छोटा कर लो भाई, इसका यूनिट बाय डिजिट निकाल लो। यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 का पावर विषम मैंने बताया था, 4 का पावर विषम 4 ही होता है और 4 का पावर सम 6 होता है। ये बात मैंने आपको पीछे क्लास बताई थी कि 4 का पावर विषम अगर है बच्चा तो 4 ही होगा, और 4 का पावर अगर सम है तो क्या होगा 6 होगा। फिर मैंने बताया था 4 का पावर विषम है तो 4 होगा, और 4 का पावर सम है तो क्या होगा 6 होगा। आप यहाँ से देखकर बच्चा बताओ क्या 61 सम घात है कि विषम घात है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है विषम घात है, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 गुणे 85, आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा 340। अब किससे किससे कटेगा, ऑप्शन में जो भी हो आप देखेंगे एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, या तो बच्चा ये 2 से कटेगा, या तो ये 17 से कटेगा, या तो 10 से कटेगा। इन 3 ऑप्शनों में अधिकतम मिलता है। वैसे 17 और 10 में आया हुआ प्रश्न है, या तो 17 में आया हुआ होगा या तो 10 में आया हुआ होगा, इन दोनों पे कटने की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो 17 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। क्लियर है दोस्त, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि ऐसे सवाल किस संख्या से विभक्त होंगे, तो 2 का बहुत कम ऑप्शन में रहता है, 2 बहुत कम रहते हैं, या 10 रहेगा या तो 17 रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, या तो याद कर लो इस सवाल को ही, ये जब भी आएगा तो 17 और 10 लेकर आएगा और एक नंबर देगा भी बहुत आसानी से। और भाई 34 अगर है ऑप्शन में तो 17 से कट रहा है तो 34 से तो आराम से कटेगा ही, क्योंकि उसी को तो मल्टीपल में भी आता है। क्लियर है, कर लोगे दोस्त, कोई दिक्कत है बताओ। अगर ऐसे सवाल आए तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को आपको बखूबी पीछे की क्लास में आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर जब इकाई का अंक निकालना समझाया था, तो इकाई के अंक में इन चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। क्लियर है, कर लोगे भाई, चलें, चलो। अब हम शुरू करेंगे जो अच्छे कॉन्सेप्ट है दोस्त, यहाँ से भी प्रश्न कई बार आते हैं जिसको आपको करना है। जैसे कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं दोस्त, जो भी टाइप होगा आप यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं, टाइप 3 टाइप 4 जो भी आपको लिखना हो। जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार 100 तथा 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच, 200 के बीच, 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो
3 से विभक्त हो। सौ तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 300 से विभक्त हो। बातें समझिएगा। अब आपको या तो आप क्या करो दोस्त, या तो आप इसको समांतर श्रेणी में बना लो, लेकिन अभी मैंने समांतर श्रेणी नहीं बनाया है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, फिर उसके आगे की पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, फिर उसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम। ठीक है दोस्त, तब जाके इसमें जो है हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आखिर संख्या पद्धति में ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मैं आपको नंबर सिस्टम में जो है आपको समांतर श्रेणी अभी नहीं समझाने वाला हूँ। मैं इसको डायरेक्ट आपको लगाने का तरीका बताऊंगा और इससे कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उन तीनों टाइप को यहाँ पर यूज करूंगा। जब हम समांतर श्रेणी पढ़ लेंगे तो इस सवाल को, ऐसे ही सवालों को हम समांतर श्रेणी के द्वारा भी लगाने का प्रयास करेंगे। मैं उसके फार्मूले को आज आपको डिराइव करूंगा समांतर श्रेणी के, पहले इसको समझने के बाद। क्लियर है? आप देखिए दोस्त, पहले तो अब हमको 3 से काटने के लिए क्या होगा, तो 3 का टेबल भी आना चाहिए। अब मैं समझा देता हूँ 3 के टेबल में क्या क्या आएगा, पहले इस बात को समझिए। आप कहेंगे 34 तिहाई 102, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, 105 जो भी होगा दोस्त, ऐसे बढ़ा देंगे। फिर हमारे पास प्रथम पद और द्वितीय पद का डिफरेंस देखेंगे, फिर हम योगफल निकालेंगे। लेकिन इतना आपको नहीं करना है, मैं क्या आपको समझाने वाला हूँ उस चीज़ को समझिए। इसको हम चर्चा में लेते हैं अभी कुछ देर में। देखिए पहले हम क्या करेंगे, 3 से विभक्त करेंगे दोनों संख्याओं को, 100 को और 200। तो देखिए 100 को जब हम 3 से भाग दिए बच्चा तो 33 बार जाएगा और 99 हो जाएगा, एक कट गया। हालांकि मैं 3 त्रिका 9 रख नहीं रहा हूँ, उसे ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब 200 में भाग दिया दोस्त, 200 में हमने भाग दिया किससे, 3 से, तो 66 तिहाई 198 हो जाएगा और 2, यहाँ रिमाइंडर 1। आप ध्यान समझिएगा दोस्त, यही मुख्य बात है। अगर शेषफल बचता है, अगर शेषफल बचता है तो भागफल को भागफल से घटा दीजिए, तो भागफल को भागफल से घटा दीजिए। यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी, 33 संख्याएं होंगी। यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी, 33 संख्याएं होंगी। यदि, यहाँ लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा आप, नोट, आप 100 रुपए के नोट में लिखो चाहे 150 के रुपए में लिख लो, नोट, मैं 100 रुपए वाले लिख देता हूँ। यदि शेषफल बचता है, यदि शेषफल बचता है तो भागफल को आपस में, भागफल को आपस में, तो भागफल को आपस में घटा देंगे। यदि शेषफल बचता है तो, यदि शेषफल बचता है तो भागफल को आपस में घटा देंगे। यस आर नो। अब आपके दिमाग में आएगा अगर नहीं बचता है तो बात की बात है। पहले यहाँ हमको बताएं कि यहाँ बातें समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। चले आगे, ठीक। अब यही मैं सवाल को अगर इस तरीके से कर दूं, सौ तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त होंगी। चलिए, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभक्त होंगी, 6 से विभक्त होंगी। 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त होंगी। अब बच्चा देखना, जब हम यहाँ भाग दिए 100 में 6 का,
तो आप कहें कि 16 छक्का 96 बार जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। और जब मैं 300 का भाग दिया 6 में, तो मैंने कहा 6 50 में जाएगा और 300 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात को समझिएगा बच्चा। अभी तो आपने सर बताया कि जहाँ शेषफल बचे डायरेक्ट घट जाए। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बच गया, यहाँ क्या हुआ, बच गया, लेकिन यहाँ नहीं बचा। तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं, देखिए ये तो हूबहू आंसर यहाँ से आ गया 16, इस सवाल का आ गया 16, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि शेषफल न बचे, यदि शेषफल न बचे तो भागफल में से एक घटाकर लिखते, एक घटाकर लिखते हैं। यानी बच्चा यहाँ से मेरा आ जाएगा 50 - 1 यानी 49, यानी यहाँ से आ जाएगा मेरा 50 - 1 यानी 49। अब आपको बताना था 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से विभक्त होंगी। तो अब इसमें से 49 में से 16 अब निकाल देना है, यानी 49 - 16 करना है और मेरे पास 33 संख्या बच जाएंगी। 33 संख्या ऐसी होगी जो 6 से क्या होगी, कट जाएगी। 33 संख्याएं ऐसी होंगी, भाई सही घटाया हूं ना, 9 में 6 गए 3 और 4 में से 1 गए 3। क्लियर है, बोलो यहाँ तक बातें समझ में। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा, अगर सर दोनों न बचे शेषफल तब क्या करेंगे। अभी तक आया तो होगा नहीं तुम लोगों के दिमाग में, मैं बता दे रहा हूँ तो आ जाएगा। पहले कंडीशन में क्या हुआ, दोनों में रिमाइंडर बच गया। पहले कंडीशन में क्या हुआ, दोनों में शेषफल बच गया, तो मैंने भागफल को भागफल से घटा दिया, पहली बात। दूसरी बात हुई, पहले वाले में बच गया लेकिन दूसरे वाले में नहीं बचा, तो जहां नहीं बचा उसमें से भागफल में से 1 घटाकर लिखते हैं, तो 50 में से 1 घटा के 49 लिख दिया। अब इसके बाद मैंने घटा दिया और मेरे पास आ गया 33। अब तीसरा जो टाइप आता है दोस्त, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, उसको मैं कराता हूं। पहले इस टाइप को कराता हूं फिर क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त हैं। देखिए बातों को समझिएगा दोस्त, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त है। अभी तक मैंने क्या बताया, समझ पाए आप, बोलिए भाई। अभी तक मैंने क्या बताया, आप लोगों को समझ में बात आई। चलिए देखिए, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त होंगी। अब आप हमको बताओ, 100 में भाग देंगे 5 से, 5 विषम में हो जाएगा 100। ये भाग मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, इसे परेशान मत होना आप लोग, आप डायरेक्ट मत देना, धीरे ही धीरे दे देना, भाग तो देने आता ही होगा। 300 का भाग अगर मैं 5 में देता हूँ तो 60 बार जाएगा और टोटल हो जाएगा। अब देखो बच्चा, न तो शेषफल यहाँ बचा है और न तो शेषफल यहाँ बचा है, और इस बात को मैंने बताया कि जब शेषफल न बचे तो भागफल में से पहले क्या घटाओगे, 1 घटाओगे। फिर से लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूजन न रहे। जब शेषफल न बचे तो भागफल में से 1 घटा देते हैं। ठीक, ये नोट में आप लिख लेना।
तो आपको दिमाग में रहेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ से कितना आया 20 में से एक पहले से ही निकाल दो 19। देखो शेषफल ना बचे तो आप घटा के निकाल सकते हो दोनों, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर एक में आ गया नहीं आया तो भूल जाते हैं तो 34-35 हो जाता है। दूसरे में देखिए, जैसे आप कहा था 20 में से 60 घटाते 40 आ जाता, और 19 में से भी 59 घटाओगे 40 आएगा। लेकिन अगर बच्चा यहाँ एक आ जाता तब ये 60 रहता पूरा, इसीलिए मैं दूसरा टाइप इसको बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ 19 आ गया, अब यहाँ 60 में से एक घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। और इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो आप कहेंगे 59 माइनस 19 तो हो गया कितना? 40। तो इससे अच्छा सर हम इसे घटा देते। हाँ बच्चा, घटा सकते हो, ये भी घटा सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको न बताता तो जो दूसरा कंडीशन मैंने बताया था, जो दूसरा प्रश्न बताया था, अगर यहाँ एक भी शेषफल आ जाता तो यहाँ एक घटाना पड़ता और उत्तर का अनर्थ हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो इसलिए याद रखना, अगर शेषफल बचता है तब बेहिचक घटा दो, अगर शेषफल नहीं दोनों में बचता है तब भी बेहिचक घटा दो। लेकिन ज्यों ही बात आ जाए कि भैया एक में बच जाए एक में न बचे, तो इसके भागफल में से एक घटा देना और यहाँ मत घटाना। इसीलिए मैंने तीनों रूल को अलग अलग समझाया है। ओके, जैसे मैं कहता अगर यही सवाल 301 हो जाता, बताओ 301 हो जाता और मेरा यहाँ रिमाइंडर बच्चा कितना बचता? एक बच जाता, तो मैं कहता यहाँ से तो पूरा 60 आएगा, यहाँ से पूरा कितना आएगा? 60 आएगा, और यहाँ से मेरा 19 आएगा। अब बताओ 60 में से 19 करते तो क्या मेरा 40 आता? नहीं, तब कितना आ जाता? 41 आ जाता, और वही सवाल क्या हो जाता? गलत। इसीलिए जब अगर दोनों में शेषफल बचता है तब ठीक है, नहीं बचता है तब ठीक है। ठीक है, अब जो प्रश्न आता है दोस्त, उस बात को हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने करा दिया। अब जिस भी किताब में ऐसे प्रश्न हो ढूंढ कर करो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे जो भी आप देख लीजिए, जो मन करे 30 के हिसाब से हिसाब लगा के देखिए, किसी में ऐसा सवाल आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, आप देखिए अब सवाल क्या आया? 100 तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से विभक्त होंगी? 2, 3, 5 से 2, 3, 5 से विभक्त होंगी। 100 तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभक्त होंगी? क्लियर बच्चा? अब बात को समझिए। अब तक तो बात थी भैया कि 3 से विभक्त हो रही थी, अब तक की बात थी कि 5 से विभक्त हो रही है, अब डायरेक्ट आपकी बात हो रही है कि 2, 3 और 5 से विभक्त हो रही है। तो बातें तो अब गड़बड़ चल रही हैं। ठीक है, क्या हो रही है? बातें गड़बड़ चलेगी। तीनों से कैसे हम देंगे? बात हमारी ये है कि हम तीनों से भाग कैसे देंगे? एक बार 2 से देकर देखेंगे, एक बार इसे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे बच्चा? 2, 3, 5 का लसा ले लेंगे, 2, 3, 5 का लसा ले लेंगे। दो 3 5 का लसा ले लेंगे तो आपका लसा आ जाएगा 30 आ जाएगा ना। 3 दूना 6 पचे 30। जब संख्या विषम हो तो डायरेक्ट गुणा कर लिया करो। देखो संख्याएं कोई आपस में कट रही हैं, 3 5 2 में कोई नहीं कट रही हैं, तो आपस में गुणा कर लेना। इसके बाद मैं संख्या पद्धति के 3 क्लास के बाद चौथी क्लास में आपका लसा पढ़ाऊंगा दोस्त, तब वहाँ पे आपका लसा का मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट उड़ा दोगे लसा, ठीक है। तो 2 3 और 5 का लसा हो गया कितना? 30 हो गया। क्लियर है। अब 30 से 100 में भाग देंगे। किस में देंगे? 100 में 30 से भाग दोगे। आप तो दे लोगे 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90। शेषफल तो बच गया, शायद 10 बच गया।
तो कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से उत्तर कितना आ गया 3। दूसरे में 300 में जब हम 30 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 30 दहा में 300। अब बात देखिए फंसी कि नहीं। अब यहाँ पर शेषफल नहीं बचा, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा, सही है, हाँ शेषफल नहीं बचा। तो यहाँ से बच्चा क्या करोगे, भागफल में से 1 घटा लोगे। और जब मैं भागफल में से 1 घटाया तो मेरी संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई बच्चा, 9 आ गई। अब इन 9 में से 3 को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 9 - 3 और 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 6 संख्या ऐसी होगी जो 100 तथा 300 के बीच में होगी। और किससे किससे कटनी चाहिए, एक तो 2 से कटनी चाहिए, एक तो 3 से कटनी चाहिए, एक 5 से कटनी चाहिए। क्लियर है, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। बताओ इन चारों टाइप में कोई कंफ्यूजन नहीं। एक प्रश्न और इस पे क्या बनता है दोस्त, उसको भी मैं करा देता हूं। 100 तथा 200 के बीच एक प्रश्न और मैं करा देता हूँ, 300 बदल देता हूँ, बार बार 200 300 कहते कहते उब गया। 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 0 और 6 से विभक्त हों, जो 0 व 6 से विभक्त होंगी। 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 0 व 6 से विभक्त होंगी। आप दोस्त याद रखना, अब 0 और 6 का लसा तो ले नहीं पाओगे, और ले लिए तो कुल 0 हो जाएगा। तो हल कैसे करोगे, बहुत दिक्कत है। यानी 0 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। हम किससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे बच्चा 100 से, 6 से। तो 6 से करेंगे तो 16 छक्का 96, यहाँ से आ गया बच्चा 4 आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ 200 में हम भाग देंगे किससे, 200 में भाग देंगे 6 से, 200 में भाग देंगे 6 से। तो 6 त्रिक 18, 0 फिर 6 त्रिक 18, और यहाँ पे बच्चा बचा कितना, 2। बताइए दोनों में शेषफल बच गया, दोनों में शेषफल बच गया। और जब शेषफल बच जाए तो भागफल को भागफल से घटा देते हैं, भागफल को भागफल से घटा देते हैं। तो आप बताइए क्या यहाँ से 33 - 16 हो गया, तो आप कहेंगे 17 बचेगा दोस्त। तो ऐसी संख्याएं 17 होगी। अब उम्मीद करता हूं अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं, रूल्स यही है बेटा, रूल्स यही है, इसी रूल्स पे फॉलो करना, आपका हर सवाल हो जाएगा। क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ, तो बता दूं। ऐसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है दोस्त। अब थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ेंगे हम। आज के क्लास में यह जानेंगे कि पहले समांतर श्रेणी होता क्या है, क्योंकि कल हम इस पे फिर से आपको बेस बता के फिर से सवाल कराएंगे। तो आज हमको इस पे जानना है दोस्त कि अभी तक तो हमने पीछे बेस के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, कैसे हल किया जाता है, कैसे कैसे हम सवालों को लेकर शून्यकों की संख्या, उच्चतर संख्या, हम ये सब चीज़ों को आपको लगाते हुए चल रहे हैं आगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप एकदम दिमाग से इसको पढ़ते रहिएगा, एक एक चीज़ों को जानिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ से मजबूत हो जाएगी आपकी। तब छोटे सवाल जब भी मिलेंगे, बड़े सवाल तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं दोस्त थोड़ा सा इसके बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में आप समांतर श्रेणी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं दोस्त, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इस टाइप का होता है। इस पे सवाल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं दोस्त, और उन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए
मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हमें जोड़ना होता था, ध्यान समझिएगा। ऐसे मान लीजिए हमको जोड़ना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे डायरेक्ट जोड़ लिया करते थे। कैसे जोड़ते थे दोस्त, देखिएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 36 36 9 45 और 10 55। ठीक है, अब जितने का टेबल आपको लिखना होगा, ध्यान समझिएगा दोस्त, एक एक बातों को, छोटी छोटी बातें पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को लगाने से पहले हम बहुत ही नॉर्मल अगर बातों को दिमाग में अपने रखेंगे तो ये 100% कर जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। देखिए दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात को आप समझिएगा। जब भी मुझे 2 का टेबल लिखना होगा, ध्यान समझना, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे ऐसे दोस्त कहाँ तक, 20 तक, यही तो 2 का टेबल। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिमाग में रखना है, ये तो 55 है, अब 2 ज़्यादा आया तो गुणे 2 तो 110 होगा। अब यहाँ से आप सीख पाए क्या, अभी समझते हैं, देखते हैं। अगर 3 देखता हूँ, 3 6 9, ऐसे करके दोस्त कहाँ तक, अगर 30 तक देखता हूँ तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 55 गुणे 3 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, हो ही जाएगा। 4 का देखता हूँ तो 55 गुणे 4 हो जाएगा। देखिए 4 8 12 इस तरीके से होगा दोस्त। 40 तक तो हम क्या कह देंगे कि 55 गुणा 4 यानी 220। तो आप यहाँ से क्या सीख पाए, आप यहाँ से यह सीख पाए दोस्त कि जब भी हमें कोई सीरीज इस तरीके से मिलेगी, लगातार सीरीज मल्टीपल में कोई भी टेबल मिले, कोई भी टेबल 19 20 38 42 52 जिसका भी टेबल आपसे मिल जाए, तो आप जानते हैं 55 का गुणा उतने से कर देना। जैसे 4 का मिल गया तो मैं 55 गुणे 4 कर दिया, 5 का मिल गया तो 55 गुणे 5 कर दिया, 75 का मिल गया तो 75 गुणे 55 कर दिया। ये तो बात यहाँ तक को ठीक थी। अब देखिए इसको दूसरा टाइप क्या बनाते हैं लोग, कैसे कैसे बनते हैं, आप समझ पाए क्या, ये गुणा कैसे मैंने कर दिया, क्योंकि यहाँ से जब, अच्छा इसको समझा भी देता हूँ मैं, ये चीज़ें यहाँ से जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा ना तो वही ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, ये वाली, यहाँ पर 2 1 का 2 2 दूना 4 वही चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ की वैल्यू 55 हो जा रही थी और इसी का गुणा मैं कर दे रहा था 110। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कभी भी मल्टीपल में अगर क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं जो पहाड़े के हों, जैसे मान लो मुझे 75 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन उसने लिख दिया 75 दूना 150 और प्लस डाट 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 और 75 दहा में 750, तो मुझे इतना देखना है, ओ ये तो दुगुना है, सही बात है, और ये 10 गुना है, यानी बात आएगी 1 से 10 गुना तक होता है 55, तो मैं लिख दूंगा 55 और गुणे 75, तो मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको बताया। अब आपको समझना है बच्चा कि हम यहाँ से क्या करते हैं। देखो पहले क्या हुआ, पहले जब छोटी संख्याएं आई तो लोग ऐसे डायरेक्ट जोड़ लिए, अच्छा जोड़ लिए, बड़े खुश हुए भाई कि जोड़ने उनको आ गया। अब दूसरी बात क्या किया, अगर इन चीज़ों को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, तो मॉडिफाई करके क्या लिखा गया, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लिख दिया गया, सही है। अब फिर क्या किया गया, 6 + 7 + 8 + 9 और +10 कर दिया गया। अब आपको देखेंगे कि हर जगह 11 11 मिलेगा, हर जगह 11 11 मिलेगा, 11 11 11 11 11 कितनी बार मिला, 5 बार, तो 11 गुणा 5 कर दिया हमने, तो आ गया मेरा कितना 55। लेकिन बात तब फंसी जब यही सवाल 1000 बार आने लगा या 1009 बार आने लगा। अब मामला क्या हुआ, फंस गया हमारा, अब मामला क्या हुआ हमारा, फंस गया। अब क्या हुआ बच्चा, मामला हमारा जो है फंस गया, अब हमें दिक्कतें बढ़ने लगी। तो अब यहाँ से समांतर श्रेणी का जन्म हुआ, ठीक है।
अब मैं n n+1 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में n n+1/2 n स्क्वायर का और n घनों का मैंने बता दिया था। तो यहाँ हम किन तरीकों की बात करेंगे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब देखिए, समांतर श्रेणी में जानने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे दोस्त। जानने के बाद हमको ये चीज़ें पता चलेंगी कि ऐसे ऐसे भी होता है। अगर ऐसे ऐसे होता है तो क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, इन चीज़ों को करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक बात करना चाहें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से, तो यहाँ प्रथम पद क्या है बच्चा? तो प्रथम पद 1 है, प्रथम पद 1 है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं सार्वंतर, जिसको आप कहते हैं डी। डी को हम कहते हैं सार्वंतर, यानी सार्वांतर, डिफरेंस। तो 2 से इसको घटाना, यानी सार्वांतर होता है T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3, इस टाइप का। अब आप यहाँ से देखेंगे कि तभी फॉलो करेगा जब हर जगह सेम डिफरेंस हो। क्या हो? यह कंडीशन तभी फॉलो करेगा जब हर जगह सेम डिफरेंस हो। जब बच्चा क्या हो? हर जगह सेम डिफरेंस हो। तो मैंने देखा कि सबका सेम डिफरेंस है, यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला और यहाँ से भी 1 मिला, और सब जगह से आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। जितनी भी संख्या होंगी यहाँ सब पे देखो तो सब पे कंडीशन क्या होगी? 1 ही मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अब बात है कि भाई पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए देखिए, पदों की संख्या तो आ गया a + n - 1 × d, n - 1 × d। क्या हो गया बच्चा? पदों की संख्या निकालने के लिए बात आई तो हो गया a + n - 1 × d। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? संख्या है, -1 × d। आप ध्यान से यहाँ से समझिएगा कि अगर मैं यहाँ प्रथम पद लिखता हूँ तो a होगा। देखिएगा, प्रथम पद मैंने क्या लिखा बच्चा? प्रथम पद। तो प्रथम पद लिखा a + n की वैल्यू 0, यानी 1 - 1 × d। तो 1 कट के क्या आ जाएगा? a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना बच्चा, 0 खत्म। जो ही मैं द्वितीय पद लिखूंगा, क्या लिखूंगा? द्वितीय पद। तो मैं क्या लिखूंगा? a + 2 - 1 × d, यानी हम लिखेंगे a + d। जो ही मैं तृतीय पद लिखूंगा, ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ बाद में समझ में आएगा, अभी आपको बस सीखना है। तृतीय पद क्या होगा? a + 3 - 1 × d, यानी a + 2d, a + 2d। अगर मैं यहाँ से चतुर्थ पद लिखूं, क्या लिखूं? चतुर्थ पद, तो a + 4 - 1 × d, यानी a + 3d। यानी अगर वह कहेगा कि चतुर्थ पद तो आप कहेंगे a + 3d। अगर वह 8वां पद कहेगा तो a + 7d करेंगे। जैसे मैं पांचवां पद लिखना चाहूं, इसको ऊपर में मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं 5वां पद लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? प्रथम पद यहां था a। अगर मैं 5वां पद लिखना चाहूं, 5वां पद, अगर मैं 5वां पद लिखना चाहूं तो बच्चा मैं क्या लिखूंगा? a + 4d। आपको पता हो गया होगा अब तक कि मैं यहाँ 5 - 1d लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया a + 4d। अगर मुझे यहीं पर 6वां पद लिखना हो, a + 6 - 1 × d, तो यहाँ से आ जाएगा a + 5d। अगर मुझे यहाँ पर 7वां पद लिखना हो तो 7 - 1d, यानी दोस्त यहाँ पर a + 6d आ जाएगा।
आप तो रट गया होगा। अगर मैंने कहा कि पांचवा पद क्या होगा या पांचवें पद का मान 40 है, अगर उसमें प्रथम पद इतना है तो सार्वंतर कितना होगा। तो अब आप पांचवें पद का मान अगर 40 है तो आपको डायरेक्ट ये दिमाग में होना चाहिए, पांचवा पद क्या होता है a + 4d, इसका मान दिया गया सवाल में कितना 40। अभी कराएंगे सवाल तो बहुत मजा आ जाएगा इस पे, पहले आप बेसिक समझ लो, 40 हो जाएगा। अब आपसे कह दिया कि प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है तो सार्वंतर बता दो, तो आप कहेंगे तब तो सर ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, तो d कितना हो जाएगा 8/4, यानी कितना हो जाएगा 2। यानी पहला पद अगर 5 है तो दूसरा पद 7 होगा, तभी तो 2 का अंतर होगा ना भाई। 5 होगा तो 7 होगा, 7 होगा तो 9 होगा। यानी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यह हो जाएगी कि सीरीज की जो शुरुआत होगी वह 5 से होगी, 5 के बाद 2 बढ़ेगा 7 होगा, 7 के बाद 2 बढ़ेगा 9 होगा, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा। बोलिए, तो ये चीजें समझ में आई। अगर समांतर श्रेणी का कोई प्रथम पद पूछता है तो a, द्वितीय पद पूछता है तो a + d, तृतीय पद पूछता है तो a + 2d, चौथा पद पूछता है तो a + 3d, पांचवा पद पूछता है तो a + 5d, सॉरी a + 4d, अगर छठवां पूछता है तो a + 5d और 7वां पूछता है तो a + 6d हो जाएगा। यस और नो। सातवां पूछता है तो 6, आठवां पूछता है तो 7, नौवां पूछता है तो 8, 10वां पूछता है तो 9, 11वां पूछता है तो 10। क्लियर। अब ये पदों की संख्या आपको तो पता चल गई। अब ऐसे भी पता चल गया कि पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो मेरा एक फार्मूला पदों की संख्या से आ गया कि a + n - 1 × d। क्लियर, कर लोगे।